आपात यानी इमरजेंसी, अचानक उत्पन्न हुई ऐसी परिस्थितियां जिसमें देश की स्वाधीनता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाए, आपात कहलाता है। कार्यपालिका को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष शक्ति दी गई है। इमरजेंसी में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और सारे राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। संविधान में कोई औपचारिक संशोधन किए बगैर पूरे देश की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल या भाग 18। संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल का विशद विवरण किया गया है। इस राष्ट्रीय आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संविधान से उद्धृत किया गया है या वाइमर संविधान से लिया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल या हम बाह्य आपातकाल की संज्ञा देते हैं, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र का विफल होना या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो आज की इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद अगर 352 की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा है युद्ध और तीसरा है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति आब्लिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति आब्लिक सशस्त्र विद्रोह। अगर सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बाह्य आक्रमण की हम बात करते हैं तो यही जो हिस्सा है उसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा दी जाती है, यही राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। और उसके बाद ये जो भाग आप देख सकते हैं आप, युद्ध या आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह, ये क्या होगा? ये आंतरिक आपातकाल कहलाता है, आंतरिक आपातकाल कहलाता है। बाह्य आक्रमण का मतलब है देश पर अगर किसी प्रकार का हमला किसी शत्रु देश से अगर हो रहा है वो बाह्य आक्रमण कहलाएगा। युद्ध का मतलब है कि अगर भारत शांतिपूर्ण तरीके से सोच विचार करके अगर किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होता है तो युद्ध कहलाएगा। और आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के बारे में थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है, जिससे हम डिटेल में भी समझेंगे कि वास्तव में क्या, इसका अर्थ क्या है, किस तरीके से यह व्यवस्था स्थापित की गई। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जब अनुच्छेद 352 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल या बाह्य आपातकाल कब लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, देश के किसी भी एक भाग पर अगर खतरा मंडरा रहा है या खतरा उत्पन्न हो गया है, इस बात को भी हमको समझना है कि किसी देश के एक विशेष भाग पर, किसी देश के कोने पर अगर हमला हुआ है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हुई है या देश के किसी एक हिस्से ने युद्ध में भाग लिया है। जब भारत का मौलिक संविधान बनाया गया था तो उस मौलिक संविधान में ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर देश के किसी क्षेत्र पर इमरजेंसी आई या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई या खतरा उत्पन्न हुआ, तब उस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र विशेष पर हम क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया और इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी कोने में अगर खतरा उत्पन्न हो गया है या खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, आशंका है, तो पूरे देश पर या देश के किसी एक क्षेत्र पर या जिस क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उस क्षेत्र पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सरल भाषा में हम कहें तो पहले अगर खतरा उत्पन्न हो गया किसी क्षेत्र पर, विशेष क्षेत्र पर,
उसी क्षेत्र में इमरजेंसी लगेगी। अगर आशंका है कि यहाँ हमला होने वाला है या परिस्थितियां विषम होने वाली हैं, तो उस आशंका के मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके इस व्यवस्था को बदल करके 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या कर दिया गया, किसी देश, पूरे देश के किसी भी क्षेत्र पर, ऐसा नहीं है कि कहीं अगर हमला हुआ है तो उसी क्षेत्र, उससे प्रभावित दूसरे राज्यों पर भी या पूरे देश पर भी हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये परिस्थितियां इस तरीके से हैं, ध्यान रखिएगा। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि 1976 के बाद 1978 आया, तो यहां पर आपको दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। एक तो आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव भी कहा जाता है, आंतरिक अशांति या उपद्रव, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब चूंकि आज की क्लास में हम लोग आरंभ कर रहे हैं इमरजेंसी को, तो जो अगली क्लास चलेगी उसमें मैं डिटेल व्याख्या में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इमरजेंसी लागू किया गया था या इमरजेंसी की व्यवस्था को इंदिरा गांधी ने किस तरीके से भारत पर लाया था। हल्का सा एक झलक मैं समझा देता हूं, सरल भाषा में समझ लीजिए आप। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो उनका कद बहुत बढ़ गया था। प्रीवी पर्स का जो मामला उठा था, प्रीवी पर्स मतलब जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलता था लाखों के रूप में, उस प्रीवी पर्स पर उन्होंने कानून लाया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वित्त मंत्री उसमें मोरारजी देसाई भाई थे, उनकी बातों को अनदेखा करके उन्होंने सीधे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत बड़ी बात थी। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसने इंदिरा के कद को बहुत अधिक बढ़ा दिया। और 1971 का जब चुनाव हुआ तो 1971 के चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन उनके अपोजिशन में जो खड़े हुए थे उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दरमियान धांधली की है। चुनाव में जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो आचार संहिता लग जाती है और किसी प्रकार की सरकारी मशीनरी का प्रयोग वो नहीं कर सकता। तो इंदिरा गांधी ने सारे मशीनरी को चुनाव प्रचार के लिए लगा दिया था। इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया गया और वो केस चल गया 4 साल। जस्टिस सिन्हा थे उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास किया था जस्टिस सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का लालच दिया था, लेकिन वो अपने जजमेंट से तस्मस नहीं हुए। इन परिस्थितियों में आगे जब 1975 में इमरजेंसी लगने के पहले जस्टिस सिन्हा ने रिजल्ट दिया, तो उस रिजल्ट में बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, उस रिजल्ट में इंदिरा गांधी को सस्पेंड कर दिया था। 6 साल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। 6 साल आगे चुनाव नहीं लड़ सकती थी और न ही वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकती थी। इंदिरा गांधी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर में ही उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के स्टे लग जाता है। यानी एक प्रकार से इंदिरा गांधी की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ गई थी। यानी अगर आगे सुप्रीम कोर्ट में केस चलता और सुप्रीम कोर्ट में केस उनके पक्ष में नहीं जाता तो उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ती। लगभग 4 से 5 साल गुजर चुका था और कहा जाता है कि उस समय संजय गांधी उनके जो बड़े बेटे थे वो सरकार चला रहे थे। तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। और उस इमरजेंसी की घोषणा करने का कारण थोड़ा मैं हल्का सा बता रहा हूँ, पूरी डिटेल व्याख्या अगली क्लास में हम जरूर करेंगे। जब इमरजेंसी उन्होंने लागू किया तो उस इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी को लागू करने के लिए कुछ आधार बताना पड़ता है। तो आधार बताने का कारण क्या था? जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी कहा जाता था, 1942 के भूदान 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी बनाई थी, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे आप। गांधी जी के समर्थक थे। कांग्रेस में रहते उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया था और आजादी के बाद वो भूदान आंदोलन विनोबा भावे से भी जुड़े हुए थे।
तो उनका कद बड़ा था और इंदिरा से भली भांति परिचित थे। जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं उस कालखंड में बहुत अधिक व्यवस्था राजनीति के क्षेत्र में थी, महंगाई जोरों पर थी, बहुत ज्यादा अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। इन सबको खूब रोकने का प्रयास किया था जयप्रकाश नारायण ने। इंदिरा से मिले थे, आश्वासन लिया था। खास करके जयप्रकाश नारायण बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार में महंगाई की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ठीक उस दरमियान एक हॉस्टल में युवाओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसमें उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। ऐसी परिस्थितियों में बात आगे बढ़ती है और उस दरमियान 25 जून 1975 को रामलीला मैदान है दिल्ली का, उस रामलीला मैदान में एक बहुत विशाल जनसमूह का उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने एक आयोजन किया और सभी को उन्होंने उद्बोधन दिया कि अगर इंदिरा गांधी आने वाले समय में किसी प्रकार की मनमानी करती हैं, यानी नियमों को ताक पर रखकर कोई आदेश जारी करती हैं, तो उस आदेश को आप मत मानिए। पुलिस और सेना को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इसी बात को आधार मानकर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को क्या किया, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। कहा कि कोई एक जन है, कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो सेना और पुलिस को भड़का रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए इमरजेंसी को लागू कर रही हूं ताकि देश की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने घोषणा किया ऑल इंडिया रेडियो से। और उस समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने फोन से सूचना दी फखरुद्दीन अली अहमद को कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए। उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। हमारे संविधान में यह व्यवस्था बनी हुई है कि भारत में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। अब मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दिया। मंत्रिपरिषद को बताए बगैर जब इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगा दिया और आधार बनाया आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव। तो ध्यान में रखिए इस चीज को, आंतरिक अशांति यानी आंतरिक उपद्रव संविधान में परिभाषित नहीं है। किस तरह से उसका रूप होना चाहिए, किस हिस्से को हम आंतरिक अशांति की संज्ञा दें। तो ऐसी अवस्था में मंत्रिपरिषद को अपने विश्वास में लिए बगैर जब उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर उद्घोषणा कर दी, इमरजेंसी लगा दी, जो 21 महीने चली। उस इमरजेंसी में बहुत अत्याचार भी हुए लोगों पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया गया। डिटेल अगली क्लास में जरूर होगी। हम इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज को, इस हिस्से से हमको समझना है, इसलिए उस कहानी को बताना जरूरी है। अब यहाँ पर चूंकि भारत का संविधान ये कहता था कि राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ स्टार्ट में केवल थ्योरिकल पार्ट पढ़े थे, इस बात को भी आपको रिटर्न में समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ये मूल संविधान में व्यवस्थित था। क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाया गया और ऐसी व्यवस्था फिर से वापस दोहराया ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 44वां संविधान संशोधन, अभी आगे इंदिरा गांधी का जब इमरजेंसी वाला काल चलता रहेगा, इमरजेंसी को समाप्ति की इंदिरा गांधी घोषणा करती हैं, तो आगे चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद ठीक है सरकार बदल जाती है और जनता दल की मोरारजी देसाई की सरकार आती है और मोरारजी देसाई की सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ध्यान रखिएगा इस अमेंडमेंट को, 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंतरिक अशांति या उपद्रव को उन्होंने बदल करके यहां पर एक शब्द प्रयोग किया, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यानी देश में इमरजेंसी की घोषणा युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, न कि आंतरिक अशांति के आधार पर। पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के संविधान का एकमात्र आर्टिकल अनुच्छेद 352 का, बहुत ध्यान से समझिए,
भारत के संविधान का एकमात्र आर्टिकल अनुच्छेद 352 का, जिसमें मंत्री परिषद की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मंत्री परिषद की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्री परिषद शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, मंत्रिमंडल क्यों प्रयोग किया गया है इस बात को भी समझिए। अनुच्छेद 352 ग 44वें संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये व्यवस्था बना दी गई कि भारत में इमरजेंसी की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से होगा। यानी मंत्रिमंडल जब तक लिखित में दस्तखत ना दे दे तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लागू कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को ना, जब तक मंत्रिमंडल लिखित में दस्तखत करके उनको सूचना नहीं देगा तब तक इमरजेंसी हम लागू नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी लागू करने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श होनी चाहिए, लिखित में होना चाहिए। दूसरा, इन तीन के आधार पर राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। अब इस नियम का एक बार उल्लंघन तो हम नहीं कहेंगे, 1988 में जब 59वां संविधान संशोधन लागू हुआ, 59वां संविधान संशोधन लागू किया गया, पंजाब में परिस्थितियां बिगड़ गई थी। तो पंजाब में जब परिस्थितियां बिगड़ गई थी तो 1988 में 59वें संविधान संशोधन, है ना, ध्यान रखिए इस चीज को, 1988 में 59वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, इस व्यवस्था में फिर से आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी को जोड़ा गया था। मतलब सशस्त्र विद्रोह तो था ही, आंतरिक अशांति भी उसमें क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। तो ये केवल 2 साल रहा पंजाब में, पंजाब की स्थितियां बिगड़ गई थी, इसलिए पंजाब पर कंट्रोल करने के लिए उस समय 2 साल तक सशस्त्र विद्रोह के साथ साथ आंतरिक अशांति वाले नियम को लागू किया गया था। उसके बाद फिर संविधान में फिर से संशोधन किया गया, फिर से आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, उद्घोषणा, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। उद्घोषणा, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, लेकिन इसकी समय सीमा कैसे रहेगी? राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, इसकी समय सीमा रहेगी 1 माह। समय सीमा कैसे रहेगी? 1 माह, 1 मंथ। 1 माह के भीतर में संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा इसे अगर हम पारित करा लेते हैं, समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए 1978 के पहले, है ना, समझिए इस चीज को, 1978 के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, 1 माह की समय सीमा जो थी नहीं। 1978 में संविधान में संशोधन किया गया और इसको लिमिट कर दिया गया कि महीने भर के भीतर में, 1 महीने के भीतर में अगर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से, है ना, संसद के जो दोनों सदन होंगे, संसद के दोनों सदन अगर विशेष बहुमत से, ध्यान रखिए चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से अगर बिल को पास कर दें कि इमरजेंसी लगे रहेगी, तो ऐसी अवस्था में इमरजेंसी को 6 माह तक लागू किया जा सकता है और हर एक 6 माह के पहले पहले उसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। मैंने क्या कहा कि इमरजेंसी की घोषणा कौन करेगा? इमरजेंसी की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति। इमरजेंसी की घोषणा जब राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, समय सीमा कैसे रहेगी? 1 माह। 1 माह के भीतर में आपको क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदनों से परमिशन लेना पड़ेगा। संसद के दोनों सदन अगर एग्री हो जाते हैं तो 1 माह के बाद आपको इमरजेंसी 6 माह तक कंटिन्यू रहेगी। 6 माह के बाद अगर आपको फिर से परमिशन चाहिए तो 6 माह की समाप्ति के पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, फिर से पुनः जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया या लोकसभा का विघटन हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा? मान लिया जाए कि राष्ट्रपति ने क्या किया मान लिया जाए कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, इमरजेंसी की घोषणा कर दी।
और उसी दरमियान लोकसभा का विघटन हो गया, लेकिन 1 महीने के भीतर में अगर राज्यसभा उसे एग्री कर देती है तो अगली बैठक अगली लोकसभा जब फिर से निर्वाचित होगी, लोकसभा नई लोकसभा बनेगी, और फिर उस लोकसभा की जब पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक के 1 महीने के भीतर में अगर लोकसभा उसे एग्री कर देती है, परमिट कर देती है, तो फिर वो आगे जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा इमरजेंसी 6 माह तक। हाँ, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान समझना है। लोकसभा का विघटन हो जाए उस दरमियान और राज्यसभा उसे अगर एग्री कर देती है तो फिर उस कंडीशन पे फिर क्या होगा, 1 माह तक क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। पहला चीज, राष्ट्रपति कभी भी, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय कभी भी इसकी उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार का संशोधन या परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, समझिए इस चीज को। राष्ट्रपति कभी भी इसको इमरजेंसी के वापसी की घोषणा कर सकते हैं। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति कभी भी इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने का अवधि पूरा किए बगैर भी अगर मान लिया जाए 6 माह की अवधि पूरी नहीं हुई है और इमरजेंसी को हमको रोकना है, तो इस अवस्था में, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय को या लोकसभा अध्यक्ष को, मैं इन दोनों को समझाता हूं आपको, क्या होगा कि लोकसभा अपने वर्तमान में जो सदस्य हैं अभी लोकसभा में, उस लोकसभा की सदस्य संख्या के 1/10वें सदस्य संख्या से अगर या तो राष्ट्रपति को या तो लोकसभा अध्यक्ष को इमरजेंसी को वापस लेने के लिए एक बैठक बुलाई जा सकती है। थोड़ा बात को समझिए, इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी लगने के बाद राष्ट्रपति जब भी चाहें इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। पहला चीज, मान लिया जाए इमरजेंसी को वापस नहीं लिया गया और 4 महीना गुजर गया या 2 महीना गुजर गया या 1-1.5 माह गुजर गया, इमरजेंसी परमिट हो चुका है संसद के दोनों सदनों से, फिर अचानक लग रहा है सरकार को या सरकार की बजाय अगर लोकसभा सदस्यों को लग रहा है कि इमरजेंसी को वापस लिया जाना चाहिए, सरकार को नहीं लगे, सरकार को लगेगा तो राष्ट्रपति को बोलेंगे इमरजेंसी वापस हो जाएगी, तो उसकी एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा के 1/10वें हिस्से के सदस्य लोग लिखित में अनुसमर्थन देंगे। अगर लोकसभा चल रही है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजेंगे। लोकसभा अभी चल नहीं रही, संसद अभी सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय को क्या करेंगे, तो प्रस्ताव भेजेंगे। फिर इमरजेंसी एक बैठक बुलानी पड़ेगी संसद के दोनों सदनों की, और जब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाएगी तो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से ये बिल पास होगा। साधारण बहुमत से ये बिल क्या होगा, पास होगा। अच्छा, एक चीज और, यहां मैंने आपको ये समझाया है कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, जो सदन की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, उसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। इस बहुमत से अगर बिल पास हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इस बहुमत से अगर बिल पास हो रहा है तो ऐसी अवस्था में ये एग्री होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये इमरजेंसी को वापस लेने की बात हो रही। संसद की बैठक बैठी, दोनों सदन में साधारण बहुमत से वो उपस्थित जितने हुए हैं, उपस्थिति इंपॉर्टेंट होती है, उपस्थित और मत देने वालों में उपस्थिति को लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई वोट नहीं कर रहा है तो विरोध में है, तो इसीलिए उपस्थिति, अब 400 उपस्थित हैं लेकिन 300 वोट कर रहे हैं, तो 300 का आधा नहीं लेंगे, 400 का आधा लेंगे। उपस्थित और मत देने वालों का 50% बहुमत से बिल अगर पास हो गया संसद के दोनों सदनों में, तो इमरजेंसी को क्या करना पड़ेगा, हमको वापस लेना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब अगर मान लिया जाए इमरजेंसी लगी है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, समझिए इस चीज को, इमरजेंसी लगी है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि मान लिया जाए कि परिस्थितियां सुधर नहीं रही देश में, इमरजेंसी लगी है, तो इन स्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को, ध्यान रखिए इस चीज को, लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को राज्य विधानसभाओं के
कार्यकाल को, विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। लगभग इंदिरा गांधी का जब सेशन चल रहा था 21 महीने तक इमरजेंसी जो है लगी थी, जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल एक्सटेंड किया गया था। तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक, राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं इमरजेंसी लगने के दरमियान। मान लिया जाए कि 1 जनवरी को, मान लिया जाए कि 1 जनवरी को 31 दिसंबर को क्या था कि कार्य जो है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो 1 जनवरी से हमने 31 दिसंबर तक, मान लिया जाए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमने 1 साल तक कार्यकाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, है ना। कार्यकाल एक्सटेंड हो गया 1 साल तक। अचानक मान लिया जाए कि 1 फरवरी को इमरजेंसी को वापस ले लिया। तो जब इमरजेंसी को वापस लिया जाता है तो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा, अधिकतम 6 माह तक वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, है ना। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1 साल का कार्यकाल बढ़ गया था और 1 फरवरी को वापसी की घोषणा कर दी राष्ट्रपति महोदय ने। तो 1 फरवरी से जिस दिन उद्घोषणा हुई वापसी की, उससे 6 माह तक वो जीवित रहेगा, अधिकतम 6 माह तक, क्योंकि हमारे देश में चुनाव की समय सीमा 6 माह है। हो सकता है कि चुनाव की आवश्यकता पड़े, है ना। कार्यकाल समाप्त हो तो चुनाव तो होगा ही ना भाई। तो इसीलिए 6 माह तक की समय सीमा इसमें क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी का ये पहला क्लास था। इस क्लास को हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम समझेंगे इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी डिटेल में, इमरजेंसी के प्रभाव क्या है, केंद्र राज्यों पर संबंध क्या, केंद्र राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अन्य कुछ चीजें अगर रह गई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा और कमेंट में आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। सभी को थैंक यू।